नमस्ते बच्चों। पहले आपने पढ़ा था कि 1707 ईस्वी के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारत की राजनीतिक एकता खंडित हो गई, छोटे छोटे राज्य बन गए थे। हैदराबाद में निजाम, पंजाब में सिख है, और इसके अतिरिक्त बंगाल के अंदर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां, मुर्शिदाबाद जो राजधानी बनाई है, तो मुर्शिद कुली खां ने। इस प्रकार से अंग्रेजों ने पहले बंगाल पर विजय प्राप्त करके भारत में अपनी सत्ता कायम की। अब वह देख रहे थे कि किस प्रकार से मराठाओं को पराजित किया जाए। मराठा थे, उन पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व कायम किया जाए, और अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों को मौका ये मिल गया कि 14 जनवरी अंग्रेजों को मौका ये मिल गया कि 14 जनवरी सन 1761 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। 14 जनवरी सन 1761 में मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। मराठा शक्ति कमजोर हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, और अब अंग्रेजों को मराठों को हराने का अवसर मिल गया। और उसी समय जो महत्वपूर्ण घटना घटित क्या हुई कि सन 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में जो पेशवा था पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु हो गई सन 1772 ईस्वी में, और पेशवा बना उसका छोटा भाई जिसका नाम था नारायण। कौन बना? नारायण पेशवा बना। लेकिन पूर्व पेशवा का भतीजा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। परिणाम स्वरूप रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। अब अंग्रेजों को मराठों के साथ युद्ध करने का अवसर मिल गया, या मराठा शक्ति को कमजोर करने का अवसर मिल गया। तो बच्चों, आपने पहले पढ़ा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद मराठों को समाप्त करना चाहते थे। मराठा ही हिंदुस्तान में अंग्रेजों का प्रबल प्रतिरोध कर सकते थे, और 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। मराठा शक्ति कमजोर हो गई, और उधर 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण पेशवा बना। लेकिन पूर्व पेशवा के चाचा रघुनाथ राव भी पेशवा बनना चाहता था, रघुनाथ राव भी, और उसने अंग्रेजों को अब मराठा राज्य में फूट डालने का एक अच्छा अवसर मिल गया। सन 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ संधि की। सन 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ में संधि की, और उस संधि का नाम है सूरत की संधि। सूरत की संधि सन 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई, और इस संधि की जो महत्वपूर्ण शर्तें थी, बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग, सालसेट, बेसिन
और सूरत की लगान का आधा भाग पेशवा अंग्रेजों को देंगे। बदले में अंग्रेज मराठों का पेशवा रघुनाथ राव को बना देंगे। क्या बना देंगे? रघुनाथ राव को बना देंगे। इस कारण मराठा नाराज हो गए और अंग्रेजों के प्रति उन्होंने अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो ये कहा जाता है रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा मुंबई सरकार द्वारा उनके साथ की गई संधि मराठों व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का कारण बन गई। तो पहला आप आ जाए कि मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण था रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और सूरत की संधि। सूरत की संधि में कहा गया कि बेसिन, सालसेट और सूरत से जो लगान वसूल होगा उसका आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। बदले में अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बना देंगे। इससे मराठा नाराज हो गए और अंग्रेजों व मराठों के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई, पहला युद्ध लड़ा गया, जिसको प्रथम आंगल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंगल मराठा युद्ध सन 1775 से लेकर सन 1782 तक चला। यार इस 7 साल ये युद्ध चला, सन 1775 से 1782। तो बच्चों आपसे पूछ ले कि प्रथम आंगल मराठा युद्ध कब हुआ? तो सन 1775 से सन 1782। इसके क्या कारण थे? तो पहला कारण रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा पेशवा बनने की और अंग्रेजों के साथ रघुनाथ राव ने जो सूरत की संधि की थी, ये भी 2 कारण थे। इन कारणों से प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ सन 1775 से 1782। और इस युद्ध के अंदर संगठित मराठा सेना ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों को मराठों के साथ बड़गांव की संधि करनी पड़ी, जिसके अंदर अंग्रेजों द्वारा जो विजित प्रदेश थे वो पुनः मराठों को लौटा दिए गए। अंग्रेजों द्वारा जो विजित प्रदेश थे वो पुनः मराठों को लौटा दिए गए और अंग्रेज 41,000 रुपये युद्ध के हार जाने के रूप में किसको देंगे? मराठों के देंगे। युद्ध के हार जाने के रूप में क्षतिपूर्ति की राशि 41,000 रुपये मराठों को देंगे अंग्रेज और रघुनाथ राव को पुनः दरबार के हवाले कर दिया गया। तो बच्चों आपने पढ़ा पहला प्रथम आंगल मराठा युद्ध कब हुआ? तो ये बता देना। इसके क्या कारण थे? 2 कारण। पहला रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और दूसरा कारण था सूरत की संधि, जिसमें कहा गया बेसिन, सालसेट, सूरत से जो लगान वसूल होगा उसका आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। इस कारण से अंग्रेज व मराठों के बीच प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ। अब सेकंड आएगा कि इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मराठों के साथ में बड़गांव की संधि की। कौन सी संधि की? बड़गांव की संधि। इस संधि की 3 महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहली, अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटा दिए गए। दूसरा है रघुनाथ राव को पुनः दरबार के हवाले किया जाएगा। तीसरा, युद्ध के हार जाने के रूप में 41,000 रुपये अंग्रेज मराठों को देंगे। तो बच्चों आपने पहला पढ़ा प्रथम आंगल मराठा युद्ध। अब आप सेकंड देखेंगे। सेकंड है आपके द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। ये सन 1802 से लेकर 1805 तक चला। 1802 से लेकर 1805 तक। तो दूसरा आंगल मराठा युद्ध कब हुआ? सन 1802 से लेकर 1805। क्योंकि अंग्रेज उस समय ताकतवर थे और अंग्रेज के साथ जो मराठों ने बड़गांव की अपमानजनक संधि की थी वह उसका बदला लेना चाहते थे। क्या लेना चाहते थे? उस बड़गांव संधि, अपमान संधि का बदला लेना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य
कि आपको पूछेंगे दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो लॉर्ड वेलिजली की साम्राज्यवादी, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिजली, उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी महत्वाकांक्षा। तो लॉर्ड वेलिजली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मराठा सरदारों का आपसी द्वेष, ये इस संघर्ष का कारण था। अब इसमें क्या हुआ कि जो मराठा सरदार थे वो अलग अलग युद्ध लड़े, इस कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा। मराठा जो सरदार थे वो अलग अलग इसके अंदर युद्ध लड़े। इसमें महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में भोसले, इसने लिया और उसको पराजय का सामना करना पड़ा और अमरगांव की संधि अंग्रेजों के साथ में करी। भोसले को देवगांव नामक स्थान पर पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद में आपका जो महत्वपूर्ण सिंधिया था उसको भी पराजय का सामना करना पड़ा। सिंधिया को भी पराजय का सामना करना पड़ा। किसको? सिंधिया और होलकर को भी पराजय का सामना करना पड़ा। सिंधिया और होलकर इन सबको पराजय का सामना करना पड़ा। 1803 ईस्वी में सुरजी गांव की संधि हुई। किसके साथ में हुई? आपके जो महत्वपूर्ण था जो सिंधिया को लालवाड़ी युद्ध के अंदर भोसले, सिंधिया इन दोनों को पराजित किया और संधि का नाम रखा गया सुरजे अर्जुन गांव की संधि। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? सन 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई। मराठे के अंदर भोसले पराजित हुआ, सिंधिया पराजित हुआ, लेकिन होलकर और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई लड़ी गई वो अनिर्णित रही, उसका कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन दोनों पक्षों के बीच 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि हुई। तो आपने देखा राजघाट की संधि हुई है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई और भोसले के साथ जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था देवगांव की संधि। देवगांव की, सुरजे अर्जुन गांव की संधि और राजघाट की संधि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हुई। और इस संधि के अनुसार चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर, चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। राजपुताने के आंतरिक मामले में अब अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया होलकर ने, उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बदले में राजपुताने के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करेंगे। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो अब आपको बताना है सन 1802 से लेकर 1805। तो पहला ये याद हो गया, 1802 से लेकर 1805 के बीच में द्वितीय अंग्रेज या आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसके कारण क्या था? पहला कारण लॉर्ड वेलिजली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा बड़गांव की संधि, जो अपमानजनक संधि अंग्रेजों के साथ मराठों ने की थी, उसका बदला लेना। लेकिन इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों को विजय मिली। इसका महत्वपूर्ण कारण था जो मराठा सरदार थे वो अलग अलग युद्ध लड़े। मराठा सरदारों में कौन कौन थे? भोसले, सिंधिया और होलकर। अंग्रेजों ने भोसले को पराजित किया और इसके साथ अपमानजनक संधि की, देवगांव की संधि। सिंधिया को पराजित किया और इसके साथ के अंदर सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। लेकिन होलकर और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ वह अनिर्णित रहा और होलकर व अंग्रेज दोनों ने मिलकर 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि की। कौन सी संधि की? राजघाट की। और इस संधि की दो महत्वपूर्ण शर्तें थी।
चंबल के उत्तरी भाग पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। बदले में राजपुताने के आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन हस्तक्षेप नहीं करेंगे? अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद में तीसरा अंग्रेज आंगल मराठा संघर्ष, यानी तीसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई वो लड़ाई जून 1817 में, यानी तीसरा जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई सन 1817 में। 1817 से लेकर ये 1818 तक चली। सन 1817 से सन 1818 तक ये 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां अंग्रेजों के साथ मराठाओं ने लड़ी। भारत में अंग्रेज अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जून 1817 को पेशवा के साथ, यानी अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जून 1817 में पेशवा के साथ 5 नवंबर सन 1817 को सिंधिया के साथ एक अपमानजनक समझौता किया। पेशवा और सिंधिया के साथ जो अपमानजनक समझौता किया, और इस अपमानजनक समझौते के बंधनों को तोड़ने के लिए मराठा व अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। तीसरी लड़ाई लड़ी गई। और लेकिन पेशवा की किरकी भोसले की सीतवाड़ी, यानी पेशवा की किरकी भोसले, पेशवा की किरकी एक स्थान है, भोसले की सीतवर्डी तथा होलकर की महिंदपुर, इसमें होलकर की महिंदपुर, भोसले की सीतवर्डी और पेशवा की किरकी नामक स्थान पर पराजय का सामना करना पड़ा। ये तीनों बुरी तरह से पराजित हुए। 18 जून सन 1818 ईस्वी में मेलकम ने पेशवा के साथ में संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। 8 लाख पेंशन देकर पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु होगी। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, फूट डालो राज करो की नीति के तहत मराठों को पराजित कर दिया। तो बच्चों, आपने पहले पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने पराजित किया। किनको? मराठों को पराजित किया था। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट आंगल मैसूर संघर्ष। इसके बाद में मैसूर पर अंग्रेजों ने किस प्रकार अधिकार किया। मैसूर पर आधुनिक जो कर्नाटक है उसमें किस प्रकार से अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार किया। मैसूर पर अधिकार किया 1761 ईस्वी में। सन 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली। सन 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली और वहां का सर्वसरा बन गया। और जैसे ही सन 1766 में मैसूर के राजा नंदराज की मृत्यु हो गई तो हैदर अली ने अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। अब हैदर अली की जो महत्वाकांक्षा अंग्रेजों के खटकने लगी, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली को पराजित करने का प्रयास बनाया। तो उन्होंने मराठा व निजामों को अपने साथ मिलाकर, लेकिन हैदर अली बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था। उसने क्या किया, मराठों को युद्ध में तटस्थ कर दिया। निजाम थे, उन्होंने प्रादेशिक लोभ देकर अपनी तरफ मिला लिया और 1767 ईस्वी में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्र थे उन पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज पराजित हुए। लाचार अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो
हैदर अली के साथ क्या करनी पड़ी? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि करनी पड़ी सन 1769 में। सन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि अंग्रेजों को करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों को हैदर अली ने पहली लड़ाई में पराजित किया। पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी सन 1769 ईस्वी में। सन 1969 ये आप कर सकते हैं कि पहली लड़ाई का जो कार्यकाल है वो आप इस प्रकार बता सकते हो। सन 1767 से सन 1769। दूसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के प्रथम संघर्ष में अंग्रेज अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेजों ने अंग्रेजों के गंटूर पर अधिकार से नाराज था। कौन? हैदर अली। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। तो पहला प्रथम संघर्ष की हार का, तो दूसरे जो युद्ध का कारण था, अंग्रेज अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेजों का जो अधिकार गुंटूर पर था उस पर हैदर अली अधिकार करना चाहता था। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। ये 1780 से लेकर 1782 तक चला। दूसरा जो युद्ध चला सन 1780 से 1782, 1780 से लेकर 1782 ईस्वी में चला। लेकिन हैदर अली को सफलता मिल ही रही थी, परंतु 1782 ईस्वी में 7 दिसंबर सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब युद्ध को जारी रखने का जो अधिकार था वह अपने पुत्र टीपू सुल्तान पर लगा। टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष और युद्ध जारी रखा है, 1 वर्ष और युद्ध जारी रखा और यह युद्ध सन 1784 तक चला। सन 1784 तक ये युद्ध चला। अब अंग्रेज और मैसूर के जो राजा टीपू सुल्तान की जो सेना थी, दोनों ही संघर्ष से क्या हो गए? परेशान हो गए। परिणाम स्वरूप सन 1784 के अंदर मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलोर की संधि हुई। तो पहले में मद्रास की संधि थी, दूसरे में सन 1784 में मंगलोर की संधि हुई और इस संधि की शर्तें थी एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया। क्या दिया? दखल नहीं देने का क्या वचन दिया। तो बच्चों, आपने इस प्रकार से पहला, दूसरा जो मैसूर संघर्ष पड़ा। अब है तीसरा आंगल मैसूर संघर्ष। इसमें अंग्रेज मैसूर प्रभाव को समाप्त, यानी टीपू सुल्तान के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर टीपू सुल्तान एक जो किला था जो महत्वपूर्ण जो किला कागनूर, जो ये कोचिन स्थित दुर्ग था कागनूर, ये कोचिन में पड़ता है। डच कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इस पर कागनूर व आईकोट और कागनूर को टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज समर्पित, यानी अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा और वफादार था ट्रावनकोर का राजा ने इन्हें खरीद कर टीपू सुल्तान इनको खरीद लिया। इस कारण से टीपू सुल्तान नाराज हो गया। परिणाम स्वरूप सन 1790 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। अब ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों के प्रति वफादार था। अब क्या हुआ? अंग्रेज भी
ट्रावनकोर के राजा के समर्थन में आ गए। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने भी विशाल सेना लेकर इस ट्रावनकोर के राजा के पक्ष में आ गया। टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। 23 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। यानी ये जो तीसरी लड़ाई चली सन 1790 से लेकर 1792 में, और 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। तो बच्चों आपने देखा कि जो 3 महत्वपूर्ण टोटल 4 लड़ाई लड़ी गई थी। तो पहली लड़ाई मद्रास की संधि जो सन 1769 में हुई थी और युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरी सन 1784 के अंदर दूसरी लड़ाई समाप्त हो गई मंगलोर की संधि के साथ, और तीसरी लड़ाई सन 1792 में समाप्त हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान। इस प्रकार से अंग्रेजों के साथ मैसूर के राजा ने, अब इसकी शर्तें क्या थी? इस रंगपट्टनम की संधि की 2 महत्वपूर्ण, मैसूर का आधा भाग अंग्रेजों के अधीन चला गया। मैसूर राज्य का आधा जो भाग था उस पर अंग्रेजों का आधा, और क्षतिपूर्ति युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देनी पड़ी। इसके अलावा अपने 2 पुत्र बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रहेंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि सन 1792 में हुई उसकी 3 महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहली शर्त, मैसूर राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देगा मैसूर। और तीसरा, टीपू सुल्तान के 2 जो पुत्र थे वो बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रहेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध। अब आएगा चौथा चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। यह सन 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वेलिजली। लॉर्ड वेलिजली साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस कारण से उसने टीपू सुल्तान को पूर्णतः समाप्त करने की योजना बनाई और मैसूर पर। तो इस उद्देश्य से उसने सहायक संधि की, सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलिजली। तो इसने सहायक संधि करनी थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने। परिणाम स्वरूप 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ किया। 4 मई सन 1799 को श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को जीत लिया। श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को अंग्रेजों ने जीत लिया तथा मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया। सन 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया और मैसूर का राजा टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, फूट डालो राज करो की नीति और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण बंगाल, मराठा और मैसूर को अपने अधीन किया। तो बच्चों आपने आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, पहला मराठा के साथ अंग्रेजों के जो 3 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद मैसूर के राजा हैदर अली व टीपू सुल्तान के साथ 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।